नमस्कार दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के सेक्शन 5 के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि मनी ऑर्डर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। मनी ऑर्डर डाकघर द्वारा धन प्रेषण के लिए जारी किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सुरक्षित रूप से पैसा पहुंचाने के लिए ये सेवा प्रदान की जाती है। मनी ऑर्डर में जो व्यक्ति पैसा भेजता है उसे रेमिटर कहा जाता है और जो व्यक्ति पैसा प्राप्त करता है उसे पेई कहा जाता है। मनी ऑर्डर का फॉर्म 25 पैसे में उपलब्ध होता है और ध्यान रखने वाली बात यह है कि फॉर्म की ये लागत कमीशन से घटाई नहीं जाती, इसे अलग से देना होता है। लगभग सभी डाकघर मनी ऑर्डर कार्यालय होते हैं, सिवाय उन डाकघरों के जिनके नाम के आगे पोस्ट ऑफिस गाइड के पार्ट 3 में डी अंकित होता है। पहले मनी ऑर्डर की अधिकतम सीमा 5,000 रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। मनी ऑर्डर भरते समय ये ध्यान रखें कि प्राप्तकर्ता का नाम और पता बिल्कुल साफ साफ और स्पष्ट लिखा होना चाहिए ताकि भुगतान सही व्यक्ति तक पहुंच सके। मनी ऑर्डर फॉर्म, राशि और कमीशन ये सब मिलाकर पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर केवल कार्य समय में ही जमा करने होते हैं और भुगतान नकद या चेक किसी भी तरीके से किया जा सकता है। अब ध्यान रखें कि अगर प्रेषक द्वारा दी गई गलत या अधूरी जानकारी के कारण गलत भुगतान हो जाए या कभी-कभार डाकघर कर्मी से अनजाने में कोई गलती होने की वजह से भुगतान में देरी या अस्वीकृति हो जाए, या फिर मनी ऑर्डर जारी होने की तिथि से 1 वर्ष बाद कोई गलत भुगतान हो, तो इन स्थितियों में डाकघर जिम्मेदार नहीं होगा। जब आप राशि और कमीशन जमा कर देते हैं तो प्रेषक को उसकी रसीद दी जाती है और अगर उस रसीद में कोई भी गलती दिखाई दे तो उसे तुरंत पोस्ट ऑफिस को सूचित करना चाहिए। अब समझते हैं कि मनी ऑर्डर की एक्नॉलेजमेंट यानी पावती क्या होती है। जब मनी ऑर्डर का भुगतान पेई को कर दिया जाता है, तो जिस व्यक्ति ने मनी ऑर्डर भेजा है यानी रेमिटर, उसे एक पावती मिलती है जिस पर पेई या उसके अधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि पैसा सही व्यक्ति को दे दिया गया है। अगर किसी कारण से ये पावती समय पर नहीं मिलती, तो प्रेषक आवेदन कर सकता है और उसके आधार पर पोस्टमास्टर द्वारा भुगतान का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट जारी किया जाता है। यदि मनी ऑर्डर सरकार या किसी बोर्ड के नाम जारी किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में पेई उस पावती को अपने पास रख सकता है और विभागीय रसीद सीधे प्रेषक को जारी कर दी जाती है। ई मनी ऑर्डर के मामलों में पावती और उससे जुड़े वाउचर प्रधान डाकघर यानी हेड ऑफिस में सुरक्षित रखे जाते हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें जारी करने वाले डाकघर को भेजा जाता है। यदि प्रेषक अनुरोध करता है, तो जारी करने वाला डाकघर भुगतान कार्यालय को एक पत्र भेजता है और उसके बाद पावती डाक द्वारा प्रेषक को भेज दी जाती है। इसके अतिरिक्त यदि प्रेषक चाहे तो सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट भी जारी करने वाले कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। यदि पेई अशिक्षित हो यानी इलिटरेट हो, तो उसे अपने हस्ताक्षर के स्थान पर गवाह की उपस्थिति में एक चिन्ह लगाना होता है और उस गवाह के हस्ताक्षर मनी ऑर्डर पर अनिवार्य रूप से किए जाते हैं। अब समझते हैं रीडायरेक्शन ऑफ मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर का पुनर्निर्देशन क्या होता है। यदि पेई यानी प्राप्तकर्ता अपना पता बदल देता है और उसने पहले से डाकघर में लिखित रूप में अपने नए पते की सूचना दी हुई है, तो मनी ऑर्डर को उसके नए पते पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाता है। और ध्यान रखें, अगर नया पता भारत के किसी डाकघर का ही है तो इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। इसके बाद आता है ऑल्टरेशन इन एड्रेस और प्लेस ऑफ पेमेंट, पते या भुगतान स्थान में परिवर्तन। यदि मनी ऑर्डर अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, तो प्रेषक अपने आवेदन, मूल रसीद और पूरी जानकारी देकर पेई के पते या भुगतान करने वाले डाकघर का नाम बदलवा सकता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन ये आवेदन लिखित में होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑल्टरेशन ऑफ पेईज नेम की। यदि प्रेषक चाहता है कि मनी ऑर्डर किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान किया जाए, तो वो भुगतान होने से पहले अपने आवेदन, रसीद और नए पेई का पूरा विवरण देकर नाम बदलवा सकता है। लेकिन इसके लिए पहले जितना कमीशन लिया गया था, उतना ही दूसरा कमीशन भी देना पड़ता है। ध्यान रहे, ई मनी ऑर्डर के मामले में पेई के नाम में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यदि किसी मनी ऑर्डर का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, तो प्रेषक यानी रेमिटर
भुगतान रुकवाने का आवेदन कर सकता है और राशि अपने पास वापस मंगवा सकता है। इसके लिए प्रेषक को लिखित आवेदन के साथ अपनी रसीद और प्राप्तकर्ता का पूरा विवरण देना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, यदि किसी कारणवश भुगतान रोकने का अनुरोध सफल नहीं हो पाता, तो इसके लिए डाकघर जिम्मेदार नहीं होता। अगर पेई भुगतान लेने से इनकार कर देता है, तो मनी ऑर्डर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रेषक को वापस भेज दिया जाता है। और यदि पेई मिल नहीं पाता या वो वितरण डाकघर में लिखित आवेदन देता है, तो उस स्थिति में मनी ऑर्डर को अधिकतम 7 दिन तक डाकघर में रोका जा सकता है। मनी ऑर्डर का कमीशन किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाता। कमीशन मनी ऑर्डर के मूल्य का लगभग 5% होता है। अब समझते हैं वॉइड मनी ऑर्डर यानी अमान्य मनी ऑर्डर क्या होता है। कोई भी मनी ऑर्डर जिस महीने जारी किया गया हो, उसके अगले महीने के अंत में अमान्य यानी वॉइड हो जाता है, यदि तब तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। इसी तरह यदि पेई को भुगतान नहीं हो पाया और प्रेषक का भी पता नहीं चल पाया, तो वो मनी ऑर्डर अमान्य घोषित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उस मनी ऑर्डर की राशि केंद्र सरकार के खाते में जमा कर दी जाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, यदि पेई या प्रेषक जारी होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर आवेदन कर देता है, तो उस मनी ऑर्डर का भुगतान किया जा सकता है। अब बात करते हैं सस्पेंशन बाय डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक द्वारा निलंबन की। महानिदेशक डाक विभाग को संचालित करने वाले सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। उन्हें ये अधिकार है कि वे किसी भी डाकघर या डाकघरों के समूह से मनी ऑर्डर जारी करने की सुविधा अस्थायी रूप से बंद कर सकते हैं। हालांकि वे मनी ऑर्डर जो विशेष दर यानी स्पेशल हायर कमीशन पर जारी किए जाते हैं, वे इस निलंबन से सामान्यतः मुक्त रहते हैं। अब समझते हैं ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी यानी प्रसारण और वितरण की प्रक्रिया। मनी ऑर्डर का प्रसारण प्रथम श्रेणी डाक यानी फर्स्ट क्लास मेल की तरह किया जाता है और इसके लिए कोई अतिरिक्त एयर सरचार्ज नहीं लिया जाता। भुगतान के समय मनी ऑर्डर सीधे प्राप्तकर्ता के घर पर पहुंचा कर दिया जाता है, यानी डोर स्टेप डिलीवरी की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर यानी ईएमओ क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर यानी ईएमओ एक वेब आधारित, तेज और सुरक्षित धन स्थानांतरण सेवा है, जिसे डाक विभाग ने 10/10/2008 को शुरू किया था। इसका मतलब ये है कि पैसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक डाकघर से दूसरे डाकघर तक भेजा जाता है, इसलिए भुगतान पहले की तुलना में बहुत तेजी से हो जाता है। आमतौर पर ईएमओ का भुगतान 24 घंटे के भीतर कर दिया जाता है। पहले रेगुलर ईएमओ की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह एनएसएपी यानी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत भेजे जाने वाले ईएमओ की सीमा भी 10,000 रुपये है। ध्यान रखें, किसी भी ईएमओ में रुपए का अंश जैसे 10 रुपये 50 पैसे स्वीकार नहीं किया जाता। राशि हमेशा पूरे रुपए में ही होती है। मैसेज सुविधा भी दी गई है। प्रेषक अधिकतम 100 अक्षरों तक का एक निजी संदेश पेई के लिए लिख सकता है और ये संदेश पूरी तरह निःशुल्क होता है। इसके साथ साथ ईएमओ का फॉर्म भी बिल्कुल मुफ्त होता है, यानी इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ई मनी ऑर्डर में धन भेजने की 3 विधियां होती हैं। 1 to 1 यानी एक व्यक्ति से एक व्यक्ति को धन भेजना, मैनी टू वन यानी कई लोगों द्वारा एक ही व्यक्ति को धन भेजना, और 1 to मैनी यानी एक व्यक्ति द्वारा कई प्राप्तकर्ताओं को धन भेजना। ध्यान रहे कि एक ही लेनदेन में अधिकतम 6 प्राप्तकर्ताओं को ही ईएमओ भेजा जा सकता है। ईएमओ की बुकिंग केवल अधिकृत डाकघरों में की जाती है, जबकि इसका भुगतान देश भर के सभी डिलीवरी डाकघरों में किया जा सकता है और राशि प्राप्तकर्ता को या तो घर पर जाकर दी जाती है या वो नज़दीकी डाकघर जाकर भी प्राप्त कर सकता है। यदि अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, तो ईएमओ को डिलीवरी से पहले रद्द भी कराया जा सकता है। भुगतान के समय पेई को फोटो आईडी दिखाना अनिवार्य है। जब ईएमओ बुक किया जाता है, तो प्रेषक को 18 अंकों वाले पीएनआर नंबर की रसीद दी जाती है, जिसमें पहले 6 अंक बुकिंग पोस्ट ऑफिस कोड, अगले 6 अंक डेट ऑफ बुकिंग और आखिरी 6 अंक सीरियल नंबर होते हैं। ईएमओ का कमीशन सामान्य मनी ऑर्डर के बराबर होता है। प्रेषक अधिकतम 100 अक्षरों तक का
का निजी संदेश निःशुल्क भेज सकता है और ईएमओ को इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रैक भी किया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष और नेशनल डिफेंस फंड को भेजे गए ईएमओ पर कोई कमीशन नहीं लिया जाता। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सर्विस मनी ऑर्डर क्या होता है। सर्विस मनी ऑर्डर डाक विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों या जनता के अन्य सदस्यों को राशि भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जब डाक विभाग को किसी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को आधिकारिक रूप से पैसा भेजना होता है, तो उसके लिए सर्विस मनी ऑर्डर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं इंस्टेंट मनी ऑर्डर यानी आईएमओ की। ये एक वेब आधारित त्वरित धन स्थानांतरण सेवा थी जिसे 20 जनवरी 2006 को शुरू किया गया था और बाद में 14 जुलाई 2020 से बंद कर दिया गया। ये एक सुरक्षित, विश्वसनीय और सुविधाजनक सेवा थी जो नामित आईएमओ डाकघरों के माध्यम से संचालित होती थी और इसके द्वारा धन तुरंत ट्रांसफर किया जा सकता था। इंस्टेंट मनी ऑर्डर सेवा के समय रेमिटेंस डिटेल्स यानी प्रेषण विवरण इस प्रकार थे। 1000 से 10,000 रुपये तक की राशि पर 100 रुपये कमीशन लिया जाता था। 10,001 से 30,000 रुपये तक की राशि पर 110 रुपये कमीशन और 30,001 से 50,000 रुपये तक की राशि पर 120 रुपये कमीशन निर्धारित था। प्रेषण के लिए TRP-1 फॉर्म का उपयोग किया जाता था और भुगतान के लिए TMP-1 फॉर्म भरा जाता था। भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राप्तकर्ता को 16 अंकों का आईएमओ कोड तथा फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था और वो 50,000 रुपये तक की राशि नकद या डाकघर बचत खाते के माध्यम से प्राप्त कर सकता था। मैसेजिंग सर्विस के तहत 33 स्टैंडर्ड मैसेजेस उपलब्ध रहते थे और इनके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता था। ये सेवा 14 जुलाई 2020 से बंद कर दी गई। अब बात करते हैं CODMO के बारे में। पहले जिन आर्टिकल्स को VP आर्टिकल कहा जाता था, अब उनका नया नाम COD रिटेल कर दिया गया है। इसी तरह पहले जिस VPMO वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर का उपयोग VP की राशि भेजने के लिए किया जाता था, अब उसे CODMO यानी कैश ऑन डिलीवरी मनी ऑर्डर कहा जाता है। CODMO का उद्देश्य यही है कि डिलीवरी के समय जो COD रिटेल राशि प्राप्तकर्ता से वसूल की जाती है, वही राशि CODMO प्रणाली के माध्यम से प्रेषक को वापस भेज दी जाती है। इसके लिए MO51 फॉर्म उपयोग किया जाता है, जिसे प्रेषक तैयार करके हस्ताक्षर करता है और ये फॉर्म COD रिटेल आर्टिकल के साथ गंतव्य डाकघर को भेजा जाता है। नॉर्मल CODMO 51 फॉर्म की कीमत 25 पैसे होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक CODMO eCODMO का फॉर्म पूरी तरह निःशुल्क रहता है। अब देखते हैं विदेशी मनी ऑर्डर यानी फॉरेन मनी ऑर्डर। विदेशी मनी ऑर्डर सेवा भूटान और नेपाल में उपलब्ध है और वहां मनी ऑर्डर का भुगतान किया जा सकता है। नेपाल के लिए अधिकतम राशि 2,000 रुपये और भूटान के लिए अधिकतम राशि 20,000 रुपये निर्धारित है। अब अगला विषय है अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण यानी वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर। ये सेवा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम यानी MTSS के अंतर्गत चलती थी। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सेवा 31 जनवरी 2024 से बंद कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत केवल आने वाली व्यक्तिगत धनराशि यानी इनवर्ट पर्सनल रेमिटेंस की अनुमति थी, जैसे परिवार भरण पोषण के लिए भेजी गई राशि या विदेशी पर्यटकों द्वारा प्राप्त धन। भारत से बाहर धन भेजना यानी आउटवर्ड रेमिटेंस इस योजना के अंतर्गत अनुमति नहीं थी। ये सेवा डाक विभाग और वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज के सहयोग से लगभग 195 देशों से उपलब्ध कराई जाती थी और प्राप्तकर्ता कुछ ही मिनटों में भुगतान प्राप्त कर सकता था। अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर सेवा की प्रक्रिया और उसकी विशेषताएं। इस सेवा का लाभ पहले NRI आश्रित परिवारों, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों और विदेशी विद्यार्थियों को मिलता था। विदेश में रहने वाला प्रेषक वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम के केंद्र पर जाकर फॉर्म भरता था और राशि के साथ शुल्क जमा करता था। लेन देन पूरा होने पर उसे एक यूनिक मनी ट्रांसफर कंट्रोल नंबर यानी MTCN दिया जाता था, जिसे वो भारत में मौजूद भुगतानकर्ता को बताता था। भारत में भुगतानकर्ता डाकघर जाकर फॉर्म जमा करता था, वैध पहचान पत्र दिखाता था और रसीद के साथ भुगतान प्राप्त कर लेता था। अधिकतर मामलों में पूरी प्रक्रिया लगभग 10 मिनट के भीतर पूरी हो जाती थी। भुगतान भारतीय रुपये में किया जाता था और प्रति लेनदेन अधिकतम सीमा USD 2500 होती थी, जो केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए मान्य थी। 50,000 रुपये तक की राशि नकद दी जाती थी और इससे अधिक राशि चेक या सीधे खाते में जमा की जाती थी।
जबकि विदेशी पर्यटकों को इस नियम से छूट मिलती थी। किसी एक लाभार्थी के लिए वर्ष में अधिकतम 30 लेन देन की सीमा तय थी। लाभार्थियों को सबसे पसंदीदा ग्राहक मानकर सेवा दी जाती थी। केवाईसी के लिए चुनाव कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड या आधार कार्ड जैसे मान्य सरकारी पहचान पत्र देना अनिवार्य था। ये सेवा कानूनी, सुरक्षित और आरबीआई द्वारा अनुमोदित थी तथा भारतीय डाक विभाग के माध्यम से प्रदान की जाती थी। अब आगे पढ़ते हैं आईएफएस मनी ऑर्डर के बारे में। आईएफएस का पूरा नाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है, जिसका उद्देश्य भागीदार देशों के बीच धन प्रेषण का समन्वय करना है। इंडिया पोस्ट इस सेवा के माध्यम से भारत में आईएफएस मनी ऑर्डर सुविधा प्रदान करता है और वर्तमान में ये सेवा फ्रांस, ला पोस्ट ग्रुप तथा यूएई के साथ सक्रिय है। ये इंडिया पोस्ट की अपनी अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर सेवा है, जिसका भुगतान देश भर के लगभग 17,500 डाकघरों में ईएमओ नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। पूरी राशि भारतीय रुपयों में प्राप्त होती है, जिसमें 50,000 रुपये तक का भुगतान नकद दिया जाता है और 50,000 रुपये से अधिक राशि चेक द्वारा दी जाती है। प्रति लेन देन अधिकतम सीमा यूएसडी 2500 निर्धारित है और किसी भी व्यक्ति के लिए वर्ष में अधिकतम 30 लेन देन की अनुमति है। लाभार्थी को आईएफएस मनी ऑर्डर नंबर देना आवश्यक होता है। यूएई के लिए ये 9 अंकों का और फ्रांस के लिए 26 अंकों का होता है। साथ ही वैध पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट प्रस्तुत करना होता है तथा केवाईसी के लिए उसकी प्रति जमा करनी होती है। यूएई या फ्रांस में प्रेषक आईएफएस डाक इकाई पर जाकर फॉर्म भरता है और भुगतान करता है। फिर उसे आईएफएस मनी ऑर्डर नंबर मिलता है, जिसे वो भारत में प्राप्तकर्ता को मोबाइल या ईमेल से सूचित करता है। बुकिंग डेटा यूपीयू सर्वर से भारत के आईएफएस नेशनल सर्वर तक पहुंचता है और वहां से मैसूर स्थित ईएमओ सेंट्रल सर्वर पर अपलोड किया जाता है। यदि बुकिंग कट ऑफ समय से पहले होती है तो सामान्यतः उसी दिन भुगतान किया जाता है। सभी भुगतान आरबीआई के दिशा निर्देशों के अधीन होते हैं और प्राप्तकर्ता निर्दिष्ट डाकघरों से भुगतान प्राप्त कर सकता है। अब आगे आईएफएस मनी ऑर्डर के प्रकारों को समझते हैं। आईएफएस मनी ऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं, तत्काल आईएफएस मनी ऑर्डर और सामान्य आईएफएस मनी ऑर्डर। तत्काल आईएफएस मनी ऑर्डर किसी भी ईएमओ डाकघर में देय होता है, प्राप्तकर्ता के पते पर निर्भर नहीं करता। प्राप्तकर्ता को स्वयं डाकघर जाकर लेन देन का विवरण, वैध पहचान पत्र और पता प्रमाण प्रस्तुत करना होता है तथा इसमें डिलीवरी एजेंट द्वारा घर घर भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। भारत में प्राप्त होने के बाद 2 दिन के भीतर भुगतान कर दिया जाता है और इसकी वैधता 30 दिन होती है। दूसरा प्रकार है सामान्य आईएफएस मनी ऑर्डर, जिसमें 20,000 रुपये तक की राशि डाकिये द्वारा घर पर जाकर दी जाती है, जबकि 20,000 रुपये से अधिक राशि केवल ईएमओ काउंटर पर ही देय होती है। इसमें पोस्ट रेस्टांते सुविधा भी उपलब्ध रहती है। सामान्य आईएफएस मनी ऑर्डर का भुगतान भारत में प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर कर दिया जाता है और इसकी वैधता 45 दिन होती है। भुगतान उसी डाकघर द्वारा किया जाता है जो संबंधित पिन कोड के अंतर्गत आता है तथा अभिलेख संरक्षण अवधि 4 माह रहती है। इस सेवा के अंतर्गत प्रति लेन देन अधिकतम सीमा $2,500 है और किसी भी प्राप्तकर्ता के लिए वर्ष में अधिकतम 30 लेन देन की अनुमति है। 50,000 रुपये से अधिक राशि का भुगतान केवल चेक द्वारा किया जाता है और ये चेक 45 दिन तक वैध रहता है। यदि मनी ऑर्डर का भुगतान नहीं हुआ है तो रद्दीकरण का अनुरोध केवल मूल देश में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और भुगतान देश की ओर से 15 कार्य दिवसों के भीतर उत्तर दिया जाता है। मनी ऑर्डर निम्न कारणों से वापस भी हो सकता है, जैसे प्राप्तकर्ता द्वारा अस्वीकृति, गलत पता, पिन कोड का ईएमओ प्रणाली से संबद्ध न होना या निर्धारित सीमा से अधिक राशि होना। अब आगे पढ़ते हैं फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर यानी फैमिली अलॉटमेंट एमओ के बारे में। ये वो मनी ऑर्डर होता है जो रक्षा प्राधिकरणों द्वारा भेजा जाता है और इसका भुगतान रक्षा कर्मियों के परिवार के सदस्यों या आश्रितों को किया जाता है। इसमें पोस्टमास्टर की भूमिका ये होती है कि वो मनी ऑर्डर की राशि प्राप्त करता है और उसे सीधे लाभार्थी के सेविंग्स बैंक खाते में जमा कर देता है। अब आगे समझते हैं सेविंग्स बैंक मनी ऑर्डर, जिसे एसबीएमओ भी कहा जाता है।
इसमें राशि फील्ड पोस्ट ऑफिस से सिविल पोस्ट ऑफिस यानी केवल एचओ या एसओ को भेजी जाती है और ये राशि संबंधित रक्षाकर्मी के एसबी खाते में जमा की जाती है। एसबीएमओ पर कोई कमीशन नहीं लिया जाता। सिविल पोस्ट मास्टर की भूमिका ये होती है कि वो एफपीओ से एसबीएमओ प्राप्त करता है, खाता धारक की ओर से पेन स्लिप तैयार करता है और फिर राशि संबंधित एसबी खाते में जमा कर देता है। अब आखिर में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सेवा यानी ईसीएस योजना के बारे में। ये योजना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थोक आवधिक भुगतान करने के लिए उपयोग की जाती है। इसके माध्यम से ब्याज, वेतन, पेंशन, कमीशन, लाभांश और रिफंड जैसी राशियां एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं को भेजी जाती हैं। भुगतान मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर किया जा सकता है। इसमें लेन देन का प्रवाह ऐसा होता है कि एक ही स्रोत जैसे बैंक, कंपनी या सरकारी संस्था से राशि कई प्राप्तकर्ताओं के खातों में भेजी जाती है, जिससे कागजी कार्यवाही कम होती है और सेवा की दक्षता बढ़ती है। परिचालन क्षेत्र की बात करें तो ईसीएस का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 15 केंद्रों पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 21 केंद्रों पर और पंजाब नेशनल बैंक व अन्य बैंकों द्वारा 29 केंद्रों पर किया जाता है। डाक विभाग में इसका उपयोग मासिक आय योजना यानी मंथली इनकम स्कीम एमआईएस के अंतर्गत ब्याज भुगतान के लिए किया जाता है। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट मुंबई में 9 अगस्त 2003 को शुरू किया गया था, जिसके तहत ब्याज सीधे उपयोगकर्ता द्वारा चुने गए बैंक के सेविंग्स बैंक खाते में स्वचालित रूप से जमा हो जाता है। वर्तमान में ये सुविधा 15 आरबीआई केंद्रों और 21 एसबीआई केंद्रों पर उपलब्ध है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसे हाइप भी ज़रूर करें ताकि हमें आगे और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके।